तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड। मतलब कि हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं उन पीवाईक्यूज पे मेनली जो टॉपिक रहने वाले हैं वो होंगे आपके यूनिट 3 से रिलेटेड। यूनिट 3 जो आपके क्लास 11th बायोलॉजी की एक यूनिट है, उस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर आते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है आपका सेल के रिगार्डिंग, मतलब इसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिकली सेल ऑर्गेनेलिज कौन से होते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तो ये सारी चीजें आती हैं और न्यूक्लिक एसिड भी कंटेन करते हैं। और जो थर्ड वन चैप्टर है वो है बेसिकली आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं इन तीनों चैप्टरों से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं अब तक 2025 तक, जितने भी पीवाईक्यूज हैं नीट के एग्जाम के, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं फटाफट से, देखते हैं कौन सा पहला क्वेश्चन है हमारा। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले जो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक कंप्लीट सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को लेंगे और चैप्टर वाइज जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी हमने प्लांट फिजियोलॉजी के कितने जितने भी हमने बात करी, दो जो चैप्टर हैं उनके कंप्लीट पीवाईक्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी लिया था, फिर उसके बाद आज हमने लिया है यूनिट 3, मतलब सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड इन सभी बायोमोलिक्यूल्स रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज को सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए, इस वीडियो को सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए। जिस किसी को भी फ्री नोट्स चाहिए, फ्री कोचिंग की जरूरत है, या फिर किसी को भी पढ़ना है, जिस किसी को भी सीरियस होकर के अगर अपना एग्जाम देना है, जिस किसी को भी एग्जाम में अपने 360 आउट ऑफ 360 चाहिए, तो कृपया करके बायोनेक्टर्स को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स बने रहिए और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और तैयारी को करते रहिए और नीट के एग्जाम को ऐसे ही फोड़ते रहिए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के पेपर को, इस पेपर में हम बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन की बात हो रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन की। जब फाइनली प्लांट सेल डिवाइड हो जाती है, प्लांट सेल का डिवीजन हो गया, अब उसका कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद जो प्लांट सेल के बाद मेम्ब्रेन के बाद फाइनली आपकी सेल वॉल बनी है, क्योंकि प्लांट सेल कंटेन करती है सेल वॉल को, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। अब उस सेल वॉल को क्रिएशन कौन करता है? वो करता है आपका क्रोमैटोफोर। क्योंकि क्रिस्टे आपके कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टे तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई, गोल्जी एपरेटस की बात हो गई, उसमें सिस्टर्न होते हैं बेसिकली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो कहीं करेगा, मीजोसोम्स। रॉन्ग रॉन्ग एंड रॉन्ग। तो सबसे पहला जो है वो आपको याद रखना है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर बेसिकली क्या करते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये क्रोमैटोफोर बेसिकली सेल वॉल क्रिएटिंग मटेरियल जैसे हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, ये वेसिकल की फॉर्म में ये फाइनली आपका कैरी आउट करते हैं और एक सेल प्लेट क्रिएट कर देते हैं। जब दो प्लांट सेल फाइनली अलग हो रहे होते हैं, जैसे दो प्लांट सेल अलग है, तो इनके बीच में सेल प्लेट पे फाइनली आपके क्रोमैटोफोर आकर के फ्यूज हो जाएंगे और यहां पर जितना भी मटेरियल होता है सेल वॉल मेडअप की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, जैसे हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिन, इन सभी को ला देते हैं और जिनकी वजह से आपकी सेल वॉल क्रिएशन हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्रोमैटोफोर। ध्यान रखना आप सभी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा बेसिकली वो है, नेम द क्लास ऑफ द एंजाइम दैट यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इसमें क्लास की एंजाइम की क्लास बतानी है। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है और लास्ट जो टॉपिक होता है एंजाइम का उससे रिलेटेड है। सभी को पता है, अगर ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो भैया ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा, सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट चुनना है। ठीक है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन मतलब कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं। The eukaryotic ribosomes are the 80S ribosomes and the prokaryotic ribosomes are the 70S ribosomes। हाँ जी हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। Each ribosome has a two subunits। Each ribosomes has a two subunit, मतलब कि दो सबयूनिट होती हैं एक राइबोसोम, एक तो होती है स्मॉल, एक होती है लार्ज। ये भी सही है। These the two subunits of a 80S ribosomes are the 60S and the 40S। बिल्कुल करेक्ट। While that the 70S are the 50S and 30S। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तीनों के तीनों सही है। ठीक है, और गलत कौन से? द टू सब यूनिट्स 80S राइबोसोम्स आर द 60S एंड द 20S। नो, द टू सब यूनिट्स ऑफ 80S एंड द 60S एंड 30S। गलत। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शंस है ना, ये तीनों ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही ऑप्शन एकदम सही है, बिल्कुल सही ऑप्शंस है। ठीक है, ये उस चैप्टर से रिलेटेड है जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा है। सबसे पहला जो चैप्टर इस यूनिट के अंदर था सेल ऑर्गेनेलिज में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें राइबोसोम्स होता है ना, उसमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स अलग होते हैं और बेसिकली यूकैरियोटिक राइबोसोम्स अलग होते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सेविट्सबर्ग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2025 का है, मैच द फॉलोइंग। सबसे बढ़िया जो तरीका है मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करने का वो यही है कि आपको जो आता है सबसे पहले उसको देख लो, बाकी के सब आंसर में निकल ही जाएंगे।
देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में सभी को पता है भैया, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे रिलेटेड है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं भैया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फोर्थ का डी देखो, फोर्थ का डी कहां है, मतलब ये दोनों है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आप देखो, आप सेंट्रोमेयर को देखो, सेंट्रोमेयर क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है, डिवीजन के वक्त सेंट्रोमेयर। अब बात आ रही है सीलियम की, सीलियम क्या करता है, सीलियम बेसिकली सेल मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। क्रिस्टे की बात आ गई तो ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमेयर की बात आ गई तो ये आ गया सेल डिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से सारे आप ऑप्शन निकाल सकते हो। क्रिस्टे की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे थर्ड आपको पता है तो थर्ड का ए होगा, तो थर्ड का ए देखो किसमें है, थर्ड का ए, तो ये आपका आंसर हो गया। आपने केवल दो को ही देखा और फटाफट से आपका आंसर निकल गया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सारे मिलाकर के कौन सा किसका है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फटाफट से मैच द फॉलोइंग को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की बात ले लो, बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने हैं आपको, या किसी भी एग्जाम में आपको जो आता है सबसे पहले उसको देखो और फटाफट से उसका आंसर देखो। जो आपका आंसर अगर मैच हो रहा है तो उसी लाइन को आप रखना, 12 की ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर देना। नेक्स्ट 2024, तो 2024 के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सोनिम, ये तो 178 नंबर का क्वेश्चन है, ये बाद में आया होगा, ये शफल करके पता नहीं लगा दिया है जब नोट्स प्रिपेयर करे होंगे किसी ने। वैसे तो ये जो टीम में जो करता है वही जो एडिटर है उसी ने लगा दिया है। तो पहला क्वेश्चन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, 178 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सोनेम, कार्टव्हील पैटर्न, क्रिस्टे और सैटेलाइट। सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं तो सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। तो फोर्थ का सी देखो फटाफट से कौन सा, ये दोनों, बाकी के सब ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखो थर्ड का ए रखा है और थर्ड का डी रखा है, थर्ड का ए और थर्ड का डी, थर्ड का देख ले क्रिस्टे, क्रिस्टे कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड का डी कौन सा, ये। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बी इज आंसर। 165 नंबर क्वेश्चन नंबर, लाइपेजेस। लाइपेजेस क्या करते हैं, बेसिकली आपका ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखना है लाइपेजेस आपके ईस्टर बॉन्ड में, ठीक है। अब देख लेते हैं एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में आएगा यहाँ पे एमाइलेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीएसिस, पेप्टाइड बॉन्ड को, और न्यूक्लियसिस आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, भले आप एंडोन्यूक्लियसिस की बात करें, भले एक्सोन्यूक्लियसिस की बात करें। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। एमाइलेज की बात करें तो ये क्या था हमारा सी, मतलब फोर्थ का सी, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको एक भी पता है फटाफट इनमें से, पेप्टाइड बॉन्ड भी पता है ना, तब भी आप निकालोगे कि पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कौन करता है, पेप्टाइडेज। लिपिड बॉन्ड्स, ईस्टर बॉन्ड जो होते हैं उनको कौन तोड़ता है, आपका लाइपेजेस, जो लिपिड के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टेरिफाइड लिपिड जिन्हें कहा जाता है बेसिकली, ग्लिसरॉल। कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इट्स अ काइंड ऑफ यूज कोफैक्टर, जिंक। जिंक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपकी एनसीईआरटी से। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ अ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की स्टेजेस दे रखी है, इनको सीरियल वाइज लगाना है। सबसे पहले हम बात करें तो कौन सा आता है, जीवन फेज, जीवन फेज आता है सबसे पहले। फिर उसके बाद कौन सा आता है आपका एस फेज, एस फेज के बाद कौन सा आता है आपका जी टू फेज, जी टू फेज के बाद आता है आपका एम फेज, एम फेज कंप्लीट होता है, इसी एम फेज को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो, जीवन एस, ये जीवन हो गया। फिर उसके बाद सिंथेसिस फेज, एस फेज हो गया, मतलब फिफ्थ थर्ड फर्स्ट, फिफ्थ थर्ड फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरीके को। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इन दोनों में से बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये इनके साथ साथ एक न्यूक्लियस भी होता है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। स्टेटमेंट थर्ड, इनर सेकंड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एंड कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ये बात सही है, कैसे, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे तब उसमें बताया था इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट रिगार्डिंग तो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो पास ऑन हो पा रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से, जबकि क्लोरोप्लास्ट से ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, दो स्टेटमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड बोथ आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर एंड द सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, ध्यान रखना है, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, सर्कुलर एंड द डबल स्टैंडर्ड। रिगार्डिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। अब देखो कैटालिटिक एक्शन के बारे में बताना है, सबसे पहले एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, फिर उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, फिर उसके बाद जो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, फिर उसके बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है और फाइनली आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम वापस से साइकिल में रीयूज होता है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम सबसे पहला कौन सा होगा आपको देखना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट, ठीक है, और केमिकल बॉन्ड्स आर सबस्ट्रेट आर ब्रोकन एंड सबस्ट्रेट, फिर उसके बाद होगा सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट ये होगा, ठीक है, सेकंड
थर्ड, इसमें ऑप्शन कट गए हैं, ये पता नहीं किस तरीके से एडिट किया गया है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब आपको ध्यान से रखना है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एक्टिव साइड, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइड, ये होगा आपका फिफ्थ हो जाएगा फर्स्ट, जहां पे फिफ्थ फर्स्ट हो, यहाँ पर बी और सी में दे रखा है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट बाइंडिंग, फिर उसके बाद फर्स्ट, मतलब सी ऑप्शन है आपका, क्योंकि जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तभी तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इस हिसाब से आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग से आगे, पैचिटीन की बात करें तो यहाँ पर क्या रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, मतलब सेकंड का डी, सेकंड का डी देखो फटाफट से कहां पे है, सेकंड का डी, तो आपको कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फटाफट से आपने इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड का डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपने देखा कि 2024 में कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इस यूनिट के अंदर से, और जो जितने भी क्वेश्चन जो आए हैं वो ज्यादातर कैसे हैं, मैच द फॉलोइंग। एक और मैच द फॉलोइंग आते हैं, देखो ग्लूट4 की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली ग्लूकोज को ट्रांसफर करने के लिए होता है, ग्लूकोज ट्रांसफरेंस एक चैनल है बेसिकली ग्लूट4 चैनल। तो फर्स्ट का हो जाएगा डी, फर्स्ट का डी देखो फटाफट से कहां पे है, ये सी। तो किस तरीके से कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, गिवन बिलो द आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, दोनों को पढ़ करके हमें बताना फटाफट से कि कौन सा करेक्ट है। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लैप्टोटीन स्टेज, ठीक है, करेक्ट। द बिगिनिंग ऑफ अ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन कब होती है, फाइनली पैचेटीन के बाद में, stages is recognized by the dissolution of a synaptomal complex, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो दोनों के दोनों करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनहिबिशन ऑफ अ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय द मैलोनेट, अब भैया मैलोनेट बन रहा है, मतलब आपका फ्यूमरेट से मैलोनेट बन रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की कॉम्प्लेक्स की मदद से, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से। और मैलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है भैया, ठीक है, और आपका जो सक्सीनेट है वो भी 4 कार्बन का प्रोडक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हम बात करते हैं एक और वापस से मैच द फॉलोइंग, तो आपने देखा कि 2024 की बात करें तो इसमें कितने सारे मैच द फॉलोइंग्स है, मतलब मैच द फॉलोइंग्स भरे पड़े हैं इस यूनिट के अंदर से, मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या है, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ अ फॉस्फोलिपिड, तो ये किसका एग्जांपल है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बहुत सारे होते हैं, केवल एक ही फॉस्फोलिपिड नहीं होता, फॉस्फोलिपिड होते हैं, जैसे हम लेसिथिन की बात करें तो लेसिथिन क्या है, लेसिथिन इज द काइंड ऑफ अ फॉस्फो, इसका दूसरा नाम भी होता है फॉस्फोटाइडल कोलिन, ठीक है। अब उसी तरीके से एक होता है सिफेलिन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन, ठीक है। और भी होते हैं, लेसिथिन हो गया, सिफेलिन हो गया, और भी होते हैं आपके, जैसे फॉस्फोटाइडल सीरीन, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर रहता है, कैसे कि जैसे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है, यहां पर एक आपका फैटी एसिड अटैच है रेदर देन इट इज अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फैटी एसिड अटैच है, ये भी कोई फैटी एसिड है, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर उसके बाद जो तीसरा CH2 होता है, इससे फाइनली फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब इतने स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इतना जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसे कहा गया है आपका डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अगर यहां पर फॉस्फेट की जगह OH अटैच है ओनली, ठीक है, अगर फॉस्फेट अटैच है दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए फॉस्फोटाइडिक एसिड, ठीक है। ध्यान रखना है ये सब चीजें जो आपको बताई जा रही है, बायोमोलिक्यूल्स जो मैंने पढ़ाया तो बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। फॉस्फोटाइडिक एसिड का मतलब क्या है, अगर अल्कोहल को हटा करके अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोटाइडिक एसिड, ठीक है। अगर फॉस्फेट नहीं है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इट इज अ डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अगर फॉस्फेट के साथ, इसी ग्रुप के साथ अगर आपका अटैच कर दिया जाए कोलिन ग्रुप तो इट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोटाइडल कोलिन। अगर इथेनोलामीन अटैच कर दिया जाए फॉस्फेट के साथ ही तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉस्फोटाइडल इथेनोलामीन। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉस्फोलिपिड्स क्रिएट होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग्स। तो किस तरीके से रिवीजन भी चल रहा है और फटाफट फटाफट आपके पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं। सेंट्रियोल की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट और गोल्जी एपरेटस, क्या जानते हो आप जानते हैं भाई, गोल्जी एपरेटस बहुत ज्यादा पढ़ा है, कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब करा था गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, बेसिकली इट इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइकोलिपिड्स। फोर्थ का ए, फटाफट से देखो फोर्थ का ए कौन कौन सा है, एक ये बाकी दोनों ये हो गए नेग्लेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं।
थर्ड का बी दे रखा है और इसमें थर्ड का डी दे रखा है। तो थर्ड को देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या करेगा? सेंट्रियोल होगा वो कार्टविल अपीयरेंस देगा। न्यूक्लियोलस क्या होगा? साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस एंड ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। थर्ड का डी, थर्ड का डी, थर्ड का डी ये। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व किया? फटाफट से जितने हमें आते थे हमने उतने लगाए और फटाफट से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं 2023 के क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मूवमेंट एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें जब जाना होता है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद लेते हैं, एनर्जी की मदद लेते हैं। अमंग द यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए टेक्स प्लेस इन द रेप्लिकेशन की बात करिए तो एस फेज में होगा। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर एट विच सब स्टेज ऑफ अ प्रोफेस फर्स्ट इन द मियोसिस। अब इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की बात करी जा रही है तो ये होगा आपका पैचेटीन स्टेज पे। तो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं? 2023 अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पेपर अभी हमने डिस्कस करना स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों ने देखा है किस तरीके से। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आ गया, सेल साइकिल सेल डिवीजन से भी आ गया, तो मतलब सेल साइकिल सेल डिवीजन से इतना ज्यादा हार्ड नहीं रहा है, लेकिन आपको कुछ बातें जो है वो क्वेश्चन के साथ जो बताई जाएंगी उनको आपको ध्यान रखना है। Which of the following stages of a meiosis involve division of a centromere? यहाँ पे सेंट्रोमेयर डिवीजन की बात हो रही है। सेंट्रोमेयर डिवीजन होता कहाँ है? एक्चुअल में हम बात करें तो सेंट्रोमेयर जो सेंट्रोमेयर होते हैं वो सेंट्रोसोम को कंटेन करते हैं। सेंट्रोसोम को, ये सेंट्रोसोम डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली रेप्लिकेट करता है पहले, तभी उसके बाद डिवाइड होता है। पहले रेप्लिकेट होना ये स्टार्ट कहाँ हो जाता है? ये रेप्लिकेशन होना इसका स्टार्ट हो जाता है एस फेज में। ठीक है, एस फेज से पहले ही स्टार्ट हो जाता है बेसिकली एस फेज में। ठीक है, अब इसका लेकिन डिवीजन जब होता है, डिवीजन होता है इसका एनाफेज में। डिवीजन अकर इन एनाफेज। वो भी माइटोसिस की बात करें तो एनाफेज में हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन में। लेकिन जब माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस में इसका डिवीजन होता है एनाफेज सेकंड में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जो अगर डिवीजन की बात कह रहा है क्वेश्चन के अंदर तो सेंट्रोमेयर का डिवीजन कहां होगा? एनाफेज के अंदर। अगर वहीं पे डिवीजन की बात कह रहा है मियोसिस की, तो इसका मतलब डिवीजन कहां होगा? एनाफेज सेकंड के अंदर। तो यहां पर क्या है? बात कर रहा है ये मियोसिस के अंदर एनाफेज सेकंड की। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म अ ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज इट डज नॉट entrap the iodine, because it does not contain the helical structure, helicals in their structure, helix. It does not contain the complex helix and hence cannot be hold the iodine molecule. तो इसलिए वो iodine molecules को बेसिकली होल्ड नहीं कर पाता अपने स्ट्रक्चर के अंदर, और दैट्स व्हाई वो ब्लू कलर नहीं फॉर्म कर पाता। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ? अप्रोक्सीमेटली 80 प्रोटीन्स। Malonate inhibit the growth of a pathogenic bacteria by inhibiting the activity of a succinate dehydrogenase. ये अभी रिवर्ट क्वेश्चन आ गया है, पहले इसमें पूछ लिया था कि किस तरीके का इनिबिशन कॉज कर रहा था। मैलोनेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट कर रहा है, उस एंजाइम को इनिबिट कर रहा है, तो कौन सा इनिबिशन? इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें डिफरेंट सेल साइकिल के फेज बता दिए हैं और उनसे रिलेटेड में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती है डिफरेंट फेजेस में, तो उनसे रिलेटेड है। एम फेज की बात करें तो यहां पर बेसिकली डिवीजन होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है। जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज में प्रोटीन सारे सिंथेसाइज हो जाते हैं। क्वोशंट स्टेज की बात है इनएक्टिव फेज, तो सी हमें पता है, तो सी का सेकंड हम देख लेते हैं। वैसे तो पता मुझे तो सारे ही हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो सी हमें पता है, क्वोशंट स्टेज सभी को पता है, इट इज कॉल्ड इनएक्टिव फेज। इसमें जो सेल्स होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, लेकिन वो सेल साइकिल का अभी उनका सिग्नल नहीं आया होता कि उन्हें सेल डिवाइड करनी है। ठीक है, तो वो आपकी क्यू नॉट स्टेज में चली जाती है, जिसे आप जी नॉट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, क्वोशंट स्टेज। सी का सेकंड देखो फटाफट से किसके पास है? सी का सेकंड। सो सी का सेकंड इज दैट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज द लाइन। ठीक है, एक प्रोटीन है जो लाइन की तरह है। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड, लेफ्ट एंड जो है फर्स्ट अमाइनो सी टर्मिनल, एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, एन टर्मिनल, मतलब एक तरफ सी टर्मिनल है, एक तरफ एन टर्मिनल है। ठीक है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। हाँ, 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स आर द टाइप एंड द 2 सब यूनिट ऑफ टाइप, मतलब 2 अल्फा होते हैं 2 बीटा होती है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट, दोनों के दोनों बोथ स्टेटमेंट आर द फॉल्स, आर द फॉल्स स्टेटमेंट, बट दो स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अगर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करी गई है तो आपको केवल इतनी बातें ध्यान रखनी है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करें तो यहां पर केवल आएगा आपका ईआर, गोल्जी, ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद आएगा आपका एक मीजोसोम, बेसिकली जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। गोल्जी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ कहीं दे रखे हैं, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, तो दीज आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। और लेकिन ये सारे के सारे बाकी जो हैं नॉट, सॉरी नॉट पूछा हुआ है, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और आपका फिफ्थ हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। Which of the following function is carried out by the cytoskeleton in the cell? Basically मोटालिटी, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है एक सेल के अंदर। अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेल है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी अगर मूव कर रहे हैं ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल के अंदर, तो उन्हीं कंपार्टमेंट्स में अगर मूवमेंट करना होता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोटीन का, तो वो आपका बेसिकली होता है बाय द साइटोस्केलेटन अरेंजमेंट इन द सेल। बेसिकली क्या परफॉर्म करता है, मोटालिटी। अगर हम बात करें सीलियर फ्लेजला का, बेसिकली उनका भी यूज होता है किसमें, मूवमेंट में, और उनमें भी यूज क्या होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन द टेम्परेली इनएक्टिव। लो टेम्परेचर का मतलब है ठंडी, ठीक है, ठंडा कर दिया। स्टेट वेयर द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर बाय द हीट। प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है हीट से, मतलब टेम्परेचर हाई कर दिया है, गर्मी बढ़ा दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन भैया, सही है स्टेटमेंट। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, inhibit the activity of the enzyme, it is also known as the competitive inhibitor। बिल्कुल सही, मेलोनेट ने यही तो करा सिस्टीन डिहाइड्रोजिनेज के साथ। दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, ड्यूरिंग द जी नॉट फेज ऑफ अ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। अरे भैया मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होती, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगी तो मतलब वो सेल वो डेड ही है, क्योंकि लिविंग सेल की जो पहचान है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो है। अगर वो मेटाबॉलिक एक्टिव है तभी तो वो लिविंग सेल है, अगर वो लिविंग सेल ही नहीं है तो भैया वो सेल साइकिल में जाके क्या करेगी। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस। क्या 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 क्या, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेस, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड इज अ करेक्ट ओनली, ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है, फटाफट से। टेट्राड फॉर्मेशन सीन ड्यूरिंग द लैप्टोटीन, ठीक है, ड्यूरिंग द एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट, टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैचेटीन। नो, गलत। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, तो थर्ड ऑप्शन देख लो, वहां से सब हटा दो, जहां जहां पे थर्ड है वहां पे से सब हटा दो, मतलब ये बी और डी में से तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा, सेकंड तो आपका करेक्ट है ही, सेकंड आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सेकंड आपका, ठीक है। और अब आपको देखना है फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ में से न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द ईआर आर द रीफॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेज। हाँ बिल्कुल सही, टीलोफेज के वक्त जब आपके ईआर गोल्जी ये आपके रीफॉर्म होना स्टार्ट होते हैं वापस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, देखा आपने 2023 की जब हम बात करें तो 2023 में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस वाली यूनिट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ये कहकर कि इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिकली ये जो यूनिट है ना, ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, 9th और 10th क्लास में आपने सेल के बारे में बेहद अच्छे से पढ़ा है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ते ही है, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या ही हो गया है, क्योंकि भाई सरकारी स्कूल में पढ़े करो, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं भाई, मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि सरकारी स्कूल में एक्चुअल में पढ़ाई होती है। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं अगर वो टीचर से जाके पूछते हैं तो टीचर पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो आप ना पढ़ो, ठीक है, और ये मत समझो कि 9th-10th जो है वो आपका बेसिकली बेस होता है, दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिकली नींव, जो आपकी नींव रखी जा रही है, जो डॉक्टर बनने की जो नींव होती है वो बेसिकली 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 क्लासेस ऐसी होती है एकदम, अगर आपने कंठस्थ कर ली ना तो आप बिल्कुल भी कहीं भी फेल नहीं होने वाले हो अपने। जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आपके फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली आपको ये नहीं कि आपको तुरंत के तुरंत बॉडी दे देंगे जी, जाइए जी और इसका कर दीजिए कल्याण, तो ध्यान रखना है इन बातों का, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने फटाफट से 2022 को। तो मैं यही कह रहा था कि 9th और 10th ना बेसिकली फाउंडेशन होती है, इन सबको आप पहले पढ़ के आ चुके हो, सेल वाले यूनिट को इग्नोर नहीं करना है। 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग
नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है, माइटोटिक की बात करें तो नेवर अकर की बात करा है। पेयरिंग ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम, भैया होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सब बिल्कुल भी नहीं। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड, यस। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ अ क्रोमोसोम, हाँ बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ अ सेंट्रियोल्स टुवर्ड द अपोजिट पोल्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट, ठीक है। नेवर अकर, नेवर अकर पूछा है ना इसलिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द लिपिड एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स, नहीं, बिल्कुल गलत। सैचुरेटेड फैटी एसिड possesses द वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होते, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं। अगर उसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर उसके अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोर देन वन प्रेजेंट है, तो हम उसे कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, दो नहीं, एक से ज्यादा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी आपको। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया भैया। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करी गई है और उसमें बता रहा है दो बॉन्ड है, तो बिल्कुल भी नहीं। लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉलिड, हाँ, जैसे कि आप इथेनॉल की बात करो, अल्कोहल की बात करो, तो उन सभी में लिपिड्स होते हैं वो सॉल्युबल रहते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन जहां जहां है उसको आप रख लो, बाकी सबको हटा दो। इसको रख लेते हैं और इसको रख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसमें है और इसमें है, तो सी ऑप्शन को आप काट दो, सी ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट, व्हेन फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड, फैटी एसिड को एस्टेरिफाइड कर दिया है, एस्टेरिफाइड लिपिड्स बनेंगे विद ग्लिसरॉल, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल या फिर हम बात फॉर्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, ग्लिसरॉल की बात कर रहा है यहाँ पर, ग्लिसरॉल को एस्टेरिफाइड विद द फैटी एसिड, ठीक है। अब ग्लिसरॉल का क्या होता है, ये होता है आपका ग्लिसरॉल, CH2OH, CH2OH एंड CH2OH, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल में ईस्टर बॉन्ड आ जाते हैं, यहां पर अगर OH को रिमूव कर दें तो यहां पर आपका जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का ये बनाने का स्टाइल है मेरे, मैं पूरा फैटी एसिड लिखता नहीं हूं क्योंकि फैटी एसिड जो होता है वो काफी ज्यादा लॉन्ग कार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के होते हैं, ठीक है। तो CH2, इसके बाद OH आ गया, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद OH आ गया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ, दैट बॉन्ड इज नोन एज अ ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखना आपको। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का है, तो ये ऑप्शन आपका फिफ्थ करेक्ट है। तो एक बार आपको दिखा देता हूं क्योंकि फिगर जो है वो आपको दिख नहीं रही होगी। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। वापस से चलते हैं, तो अभी हमें इसमें से ऑप्शन बताना है। देखो, फोर्थ और फिफ्थ तो आपके करेक्ट है, फोर्थ और फिफ्थ जहां दे रखे हैं उनको रख लो, बाकी सबको हटा दो, और फर्स्ट और थर्ड में से अभी हमें बताना है। तो भैया फर्स्ट तो हमारा पहले गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट। इस तरीके से भी सॉल्व कर लो फटाफट से क्वेश्चनों को, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द करेक्ट। नेक्स्ट, टू स्टेटमेंट, फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। भाई देखो, फैटी एसिड की बात करें और ग्लिसरॉल की बात करें तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड और सिंपल लिपिड, सबसे ज्यादा सिंपल लिपिड कौन सा है, ग्लिसरॉल। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, उनको काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनको ब्लड के अंदर मेटाबोलाइज करने के लिए, ब्लड के अंदर फ्लो करने के लिए आपकी काइलोमाइक्रॉन्स की जरूरत रहती है। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक, स्टेटमेंट सेकंड उसी के रिगार्डिंग है शायद। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड द लैक्टिल carry chylomicrons, देखा आगे chylomicrons into the lymphatic vessels, ultimately into the blood. In the light of above two statements, choose the most appropriate answer from the option given below. देखो, स्पेशलाइज लिम्फेटिक कैपिलरी, हाँ, तो ये सही है आपका, ठीक है, और ये आपका गलत है। स्टेटमेंट सेकंड, फर्स्ट आर द रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका, इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ट्रीटमेंट, वेट एक मिनट। So select the incorrect treatment or statement with the reference to a mitosis. माइटोसिस के रिगार्डिंग बताना है हमें, मियोसिस की बात करें या फिर माइटोसिस की बात करें, ठीक है। क्रोमोसोम डीकंडेंस एट अ टीलोफेज, ठीक है। पढ़ते हैं आगे के और ऑप्शन, देखते हैं। इनकरेक्ट बताना है ना, स्प्लिटिंग ऑफ अ सेंट्रोमेयर अकर्स एट अ एनाफ फेज,
ठीक है। ऑल क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट द मेटाफेज, इक्वेटर प्लेट पे ऑल क्रोमोसोम लाई एट द मेटाफेज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू अ सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर डायरेक्टली थोड़ी ना, पहले तो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं ना। स्पिंडल फाइबर अटैच टू अ सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम, नहीं काइनेटोकोर, यहां पर काइनेटोकोर आएगा, ठीक है, तभी आपका ऑप्शन ये सही होगा। इसका मतलब है यही आपका ऑप्शन है सही, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द मियोसिस, मियोसिस की बात करें, वेट अ मिनट, हाँ, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मियोसिस की बात करें, पेयरिंग ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड द रिकॉम्बिनेशन अकर इन द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। Four haploid cells are formed at the end of a meiosis second, बिल्कुल सही। There are two stages, meiosis first and meiosis second, ठीक है। DNA replication occur is as phase of a meiosis second, meiosis second में थोड़ी ना, meiosis first में, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, ठीक है। Which of the following statement with respect to the endoplasmic reticulum is incorrect, endoplasmic reticulum के रिगार्डिंग बताना है, ठीक है। इन द प्रोकैरियोट्स ओनली RER कहां से आ गया, ना तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता प्रोकैरियोट्स के अंदर और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है ना, ए स्टेटमेंट। बाकी के आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये टी की जगह आ रहेगा, ठीक है। आर द साइट ऑफ अ लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज द राइबोसोम अटैच्ड टू अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, मतलब कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो हटे हुए होते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं 2021 के क्वेश्चन पे, फटाफट से इनको भी देखते हैं क्या कहते हैं। Which of the following stages of a meiosis, meiosis involves the division of a centromere, division of a centromere, फिर से आ गया वही क्वेश्चन, meiosis की बात हो रही तो एनाफेज सेकंड आ जाएगा, ठीक है, meiosis की बात हो रही। Which of the following are the not a secondary metabolite in the plants, secondary metabolites की बात हो रही है प्लांट्स के अंदर। secondary metabolites वो होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। तो रबर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मॉर्फिन कोडिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन या फिर कर्क्यूमिन की बात करें तो ये भी आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। लेकिन अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ये आपके क्या है, ये आपके मोनोमर हैं। मोनोमर है किस किस के, मोनोमर है अमाइनो एसिड, मोनोमर्स आर द प्रोटीन, ग्लूकोज इज द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। व्हेन द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स, ठीक है, दो इक्वल आर्म्स के जो सेंट्रोमेयर है एट द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज अ, वेट अ मिनट, एट द मिडल की बात कर रहा है तो मेटासेंट्रिक होगा, मेटासेंट्रिक, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से होता है, अगर ये जैसे ये सेंट्रोमेयर मिडल में है तो दैट इज कॉल्ड अ मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक की अगर कुछ बात इधर है तो इसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, फिर उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, फिर लास्ट में आपके टीलोसेंट्रिक। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड, देखो थैलाकॉइड के बारे में पता है, थैलाकॉइड देखो क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं थैलाकॉइड के बारे में, तो क्रिस्टी के बारे में बात कर चुके हैं। सिस्टर्नी के बारे में बात है, सिस्टर्नी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है आपके गोल्जी अपरेटस में, तो डिस्क शेप। तो डी का सेकंड देख लो फटाफट से, डी का सेकंड कहाँ है, डी का सेकंड, डी का सेकंड, तो ये इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। अब देख लेते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी कहाँ पे होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, इनफ्लोरेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड देखो फटाफट से, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कितनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ये, यही आने चाहिए पेपर के अंदर। मैच द फॉलोइंग अगर दे दोगे ना, तो अगर ये वीडियो जो भी नीट का एग्जाम प्रिपेयर करते हैं उन डॉक्टर्स के पास अगर पहुंच गई ये वीडियो, क्योंकि अगर हम बात करें जो पेपर आपके प्रिपेयर करे जाते हैं, जो क्वेश्चन वो काफी टाइम पहले से प्रिपेयर करे जाते हैं, ठीक है, इसलिए जो होता है आपने देखा होगा कि पेपर बहुत जल्दी लीक भी हो जाता है, और नीट के एग्जाम की तो क्या ही बात करें। इफ एडेनिन मेक्स 30%, ठीक है, 30% ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ अ थायमिन। अब भैया एडेनिन हमारा दे रखा है कितना, 30%, ठीक है, 30% एडेनिन है। चलो इसे कुछ इस तरफ से सॉल्व करते हैं फटाफट से। एडेनिन हमारा दे रखा है 30%, ठीक है, हमें पता है अगर आप बायोनेक्टर से पढ़े हुए हैं तो फटाफट से आपको सभी को पता होगा ए इक्वल्स टू कितना, एडेनिन इक्वल्स टू होता है थायमिन के, क्योंकि जिनका जिनका बॉन्ड होता है उनके सामने उतना परसेंटेज रहता है। जी जी इक्वल्स टू सी के, अगर एडेनिन 30% है तो टी हमारा कितना हो गया 30%, और हम जानते हैं प्यूरिन इक्वल्स टू कितना होता है 50% के, और प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ग्वानिन हम यहां से निकाल लेंगे कितना 20%, और 20% अगर हमारा ग्वानिन निकल गया है तो सी हमारा कितना हो गया 20%। तो निकाल लिया आपने चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूएंट फटाफट से बिना किसी देरी के। एडेनिन 30 है तो थायमिन आपका 30, जी ग्वानिन आपका 30 एंड साइटोसिन आपका 20, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 2020 के क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन, तो लाइसिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर हम बेस एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करें तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड,
दोनों को ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है, जिसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आरएनए और प्रोटीन कोट, ठीक है, ध्यान रखना है, विदाउट द प्रोटीन कोट होगा, विदाउट द प्रोटीन कोट। दे हैव अ फ्री आरएनए विदाउट द प्रोटीन कोट, ठीक है, दे हैव अ फ्री आरएनए विदाउट द प्रोटीन कोट, तो ये बात ध्यान रखें। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेज। जीवन फेज के रिगार्डिंग करेक्ट बताना है यहाँ पे, क्योंकि जीवन फेज में क्या होता है कि सारे के सारे प्रोटीन जो होते हैं वो सिंथेसाइज हो चुके होते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि रेप्लिकेट होने के लिए वो एस फेज में आते हैं। फ्लोरिडीन स्टार्च हैज द सिमिलर स्ट्रक्चर टू द एमाइलोपैक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। क्यों? क्योंकि फ्लोरिडीन स्टार्च कहां पे, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो उसमें स्टोरेज फॉर्म में जो होती है स्टार्च की, दैट इज कॉल्ड अ फ्लोरिडीन स्टार्च, ठीक है। तो एमाइलोपैक्टिन एंड द ग्लाइकोजन इनसे मिलता जुलता थोड़ा रहता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स द कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज किसको हेल्प करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये। इनहिबिटर्स ऑफ अ कैटालिटिक एक्टिविटी, अच्छा ये मैच द फॉलोइंग आपको बताना है फटाफट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनमें कौन सा है? राइसिन। राइसिन इट्स काइंड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फंजाई की सेल वॉल किसकी मिलकर बनी होती है भाई? काइटिन की। और प्रोसेस पेप्टाइड बॉन्ड को कौन कंटेन करेगा? आपको कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, ठीक है, ध्यान रखना आपको। इनहिबिटर्स ऑफ अ कैटालिटिक एक्टिविटी आर द मेलोनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का मेलोनेट, ठीक है। अब आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाला हूं वो बेसिकली आपकी कुछ कॉमन नॉलेज रिगार्डिंग हो सकती है, जैसे हम बात करें फीवर के बारे में, पायरेक्सिया के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो की बात नेक्स्ट में करेंगे, तो हम अपने पेपर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सेकंड डी का आपका हो गया फर्स्ट, डी का फर्स्ट हाँ है ये, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको इतने सारे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे को बताने पड़ेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ अ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, डिसोल्यूशन की बात हो रही है तो सभी को पता है डिसोल्यूशन ऑफ अ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब आपका कॉम्बिनेशन नोड्यूल हो जाएगा पैचिडीन के बाद, मतलब क्या का डिप्लोटिन। डिप्लोटिन स्टेज इज द करेक्ट ऑप्शन, डिप्लोटिन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड द पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड द पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां होते हैं? बेसिकली आपका जब हम बात करें आपका शुगर के बीच में और आपके नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इनुलिन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि शुगर क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, पेंटोस शुगर क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। और इंसुलिन कंटेन द अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा आपका? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इंसुलिन एंड द इनुलिन बोथ आर कंटेन द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिकॉज रेस्पेक्टिवली भी तो कहा गया, क्योंकि सबसे पहला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो इनुलिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स? एनिमल्स की बात करेगी, अभी बताया था, अभी कोलेजन। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस, मियोसिस के रिगार्डिंग बताना फटाफट से। देखो पैचिडीन की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा फटाफट से, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। डिप्लोटीन की बात करें तो डायगोनेसिस के बाद फाइनली टर्मिनलाइजेशन। डिप्लोटीन का सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स का ये सिनेप्सिस, और जाइगोटीन की बात करें तो काइस्मटा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। बी का हो जाएगा आपका थर्ड, तो फटाफट से देख लो, बी का थर्ड, बी का थर्ड का है, बी का थर्ड, ठीक है। ए का हो गया फोर्थ, ध्यान रखना। ए का फोर्थ, ओ सॉरी, जाइगोटीन, जाइगोटीन इट्स अ काइंड ऑफ साइनेप्सिस, ठीक है, जाइगोटीन साइनेप्सिस एंड डिप्लोटीन आपका काइस्मा, ठीक है। नेक्स्ट, some dividing cell exits the cell cycle and enter into vegetative inactive state, this called as a quotient stage G naught cell, this process occurs at the end of the, किसके एंड पर होता है? अगर हम बात करें तो जीवन फेज के एंड पर, ठीक है, जीवन फेज के एंड पर होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जीवन फेज आता है, फिर उसके बाद सेल अगर नॉन डिवाइडिंग होती है तो फिर उसके बाद जी नॉट में चली जाती है, फिर उसके बाद एस फेज आता है, एस फेज, एस फेज के बाद फाइनली G2, G2 के बाद फाइनली आपका एम फेज, और एम फेज के बाद वापस से जीवन। तो इस तरीके से साइकिल आपकी चलती रहती है, और एम फेज के बाद फाइनली जो सेल होती है वो साइटोकाइनेसिस में चली जाती है, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 2019 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फेज ऑफ अ सेल साइकिल, अभी बताया था, अभी बताया जस्ट, ठीक है ना, अभी बताया, तो उसके हिसाब से आप इस सीक्वेंस को फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, ये रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनली डज नॉट कंटेन डीएनए? डज नॉट पूछा हुआ है, तो इसमें हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता ही होता है, और लाइसोसोम और वैक्यूल इन दोनों के पास बिल्कुल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? GLUT4, अगर इंसुलिन डिपेंडेंट की बात करी जाए तो दैट इज अ GLUT4। बाकी ये जितने भी दे रखे हैं ना, ये सभी नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं रहती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग बताना है हमें, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद द इनफोल्डिंग्स, ठीक है, करेक्ट। इनकरेक्ट बताना है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन द सिंगल सर्कुलर डीएनए विद द राइबोसोम। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू अ मोनोमर,
आउटर मेम्ब्रेन इज परमिटेड टू मूवमेंट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। द एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, नहीं नहीं भैया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो दैट्स इट इज अ बेस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। Which of the following statement is incorrect? Incorrect फिर से incorrect. Infective constituent of in a virus is the protein code. Protein code. Only a protein code. नहीं भाई, उसका डीएनए भी तो कुछ मैटर रखता है ना। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, हाँ ये ठीक है। वायरॉइड्स लैक ऑफ प्रोटीन कोड, ठीक है। वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ओनली जो मतलब प्रोटीन कोड की बात करें वायरसेस में, केवल उनका प्रोटीन कोड इन्फेक्टेड नहीं होता, उनका जबकि जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी इन्फेक्टिव होता है। Which of the following statement is not correct? Not correct के बारे में बताना। Lysosome are the membrane bound structure. Lysosome are the found by the process of a packaging in the endoplasmic. Incorrect भाई, ये रहा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, यहाँ पे गोल्जी आना चाहिए था, तब जाकर करेक्ट होता, ठीक है। गोल्जी, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि गोल्जी, क्योंकि जब हमने वेसिकल्स आपको पढ़ाए थे, अगर याद हो आपको वेसिकल्स, कहीं पे अगर थोड़ा ब्लैंक मिल जाए, देखो नेक्स्ट ब्लैंक, देखो अगर जब हमने वेसिकल पढ़ाए थे आपको प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में थोड़ा सा, ये तो होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यू हो जाती है कहां से, ईआर से। ये आ गया आपका ईआर, ठीक है, ये आ गया आपका ईआर से वेसिकल्स निकलते हैं, फाइनली वो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं कहां पे, आपकी गोल्जी बॉडीज में। दीज आर द गोल्जीज, और यहां से फाइनली रिलीज होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट वेसिकल्स, वो जाके फ्यूज होते हैं आपके लाइसोसोम पे, ठीक है, लाइसोसोम। अब गोल्जी से आ रहे हैं आपके वेसिकल्स जो कंटेन करते हैं आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और लाइसोसोम पे जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, और एसिडिक मीडियम की वजह से, एसिडिक पीएच की वजह से जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोएंजाइम और अ मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू अ enzyme protein that is called a prosthetic group, हाँ prosthetic group is a tightly bound. A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group it's called the apoenzyme. Apoenzyme नहीं, holo enzyme, ठीक है, ध्यान रखना आपको। सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, ठीक है, एंड नहीं, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। सेल इन द जी नॉट फेज, exit the cell cycle, terminate the cell cycle, suspend the cell cycle, exit the cell cycle, ठीक है, ध्यान रखना है, कितना आसान क्वेश्चन है। प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, बोथ और डीएनए एंड आरएनए में जो प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन्स कौन से, एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है, ध्यान रखना है, एडेनिन एंड गुआनिन। नेक्स्ट 2018, Golgi complex participates in the respiration in bacteria. Golgi complex participates in the formation of secretory vesicles. Secretory vesicles, अभी जो मैंने आपको बताया ये these vesicles are the known as a secretory vesicles. Secretory vesicles, ठीक है। अभी वेसिकल्स क्या होते हैं, अगर किसी के दिमाग में आया हो तो क्वेश्चन जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, तब जाके उसे पता लग जाएगा। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ अ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या हो गया, वेट अ मिनट, सो होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन इज होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो बिगिन होना है द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ अ पेयर, सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस पेयर्ड अलग होना कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है बेसिकली आपका जब पैचेटीन स्टेज हो जाती है और टर्मिनलाइजेशन हो जाता है और डाइकाइनेसिस हो जाता है, डाइकाइनेसिस, तो ऑप्शन नंबर ए इज डाइकाइनेसिस। Which of the following statement is correct with the reference of a enzyme? Reference of enzyme that is called a holoenzyme. Holoenzyme का मतलब क्या होता है कि आपका apoenzyme plus आपका coenzyme. Which of the following cell organelle is responsible for the extracting the energy from the carbohydrates to form ATP? It's mitochondria. Which of the following options give the correct sequence of the event during the mitosis? Mitosis की बात करी जा रही है, तो mitosis में सबसे पहले होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद होता है बेसिकली आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट्स एट इक्वेटर, सेंट्रोमेयर डिवीजन, सेंट्रोमेयर डिवीजन कहां होगा, अगर माइटोसिस की बात हो रही है तो ये होगा बेसिकली आपका एनाफेज में, ठीक है। सेग्रीगेशन एंड द क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएगा और टेलोफेज आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम द वायरस इज हैविंग द आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट अ प्रोटीन कोट, तीसरी बार बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। वायरॉइड्स एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज द प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर द
प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है, ठीक है, मतलब एनाफेज हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएंगे, ठीक है, बेसिकली जो क्रोमोसोम होता है। इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, अगर एपीसी फेल हो गए, डिफेक्टिव हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे, सेग्रीगेट नहीं होंगे, ठीक है, तो क्रोमोसोम विल नॉट बी सेग्रीगेटेड, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया अकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन की बात करें, बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल साइकिल होती है वो नॉर्मली हमारी जीवन SG2 M फेज इस तरीके से, उनके अंदर BCD कुछ इस तरीके से सेल साइकिल चलती है, होती सेम टू सेम है, लेकिन उनमें जो नाम होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। अब जो सेल साइकिल है, अब बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो तो बाइनरी फिजन के द्वारा करेगा ना, फिजन के द्वारा, जस्ट प्रायर टू द फिजन, फिजन होने से पहले, डिवाइड होने से पहले बैक्टीरिया अपना रेप्लिकेशन कर लेगा, ताकि दोनों जो सेल बॉडी के अंदर बराबर बराबर मात्रा में डीएनए जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड द स्टिकी कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरियल सेल, स्टिकी कैरेक्टर की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट पॉलीमरिक, नॉट पॉलीमरिक की बात करी जा रही है, पॉलीमर कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है, प्रोटीन पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए पॉलीमर है, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, ठीक है, ध्यान रखना है। 2016 स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है, स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होता है, काइनेटोकोर, बिल्कुल सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। यूरेसिल इज अ पैरामिडीन, हाँ ठीक है। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अरे बिल्कुल गलत। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, करेक्ट। Formed by the division of a pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery, अरे नहीं यार, उनके अंदर डीएनए भी होता है और उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली वो 191 प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज है, जैसे फ्लेवोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, या फिर हम बात करें उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो एंजाइम है, एंजाइम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन के तो मिलकर के बने हैं, उनका नेचर की अगर हम बात करें, एंजाइम जितने भी क्रैब साइकिल के एंजाइम है वो सभी क्या है, प्रोटीन। अगर उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी ही नहीं होगी तो वो एंजाइम कहां से सिंथेसाइज कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के होते हैं, सेंट्रियोल्स के होते हैं और सीलिया के भी होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम जो होता है उसके पास आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सम सेल, सम सेल की बात करी जा रही है, तो इसमें से सोमैटिक सेल्स के अंदर इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो बेसिकली साइनेप्सिस, साइनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स इसमें फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, इन द मियोसिस, मियोसिस की बात करी, क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट द पैचिटीन स्टेज, सी। नेक्स्ट 2015, ये हमारा लास्ट है, लास्ट पेपर है, इसके बाद आपके पूरे 10 इयर्स के पेपर हो चुके हैं, ठीक है, तो फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। The structure that are formed by the stacking of an organized flattened membranous sac in the chloroplast that is called the cristae, oh sorry, grana lamely, sorry मैं confused हो गया था। The chromosome in which centromere is situated close to the one end are the close to a one end that is called a acrocentric, ठीक है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक एंड क्लोज कह रहा है ना, क्लोज टू वन, एक्सट्रीम क्लोज बोलेगा तब टीलोसेंट्रिक होता है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स, करेक्ट मैचिंग बतानी है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्म ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, नहीं भाई ऑक्सीडेशन फॉस्फोलिपिड कहां से हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ अ लिपिड, हाँ ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ अ लिपिड। नेक्स्ट, तो चलिए अभी अभी हम फटाफट से देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन द, अगर डीएनए की बात कर जा रही है वो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट की बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम के अंदर डीएनए नहीं होता, आरएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो यहां पर क्या रहता है, आरएनए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है, केवल यही दो ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं सेल के अंदर जो आपके जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। न्यूक्लियर एनवलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को आपको कुछ प्रोटीन टारगेटिंग के कंसेप्ट से देखना है। आप देखो कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है बेसिकली ये अटैच रहती है किससे, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली ये होता है आपका एसईआर और ये होता है आपका आरईआर, ठीक है,
ये एक रफ डायग्राम है बच्चों। तो रफ या आर के पास क्या होंगे, बेसिकली राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट जो देखा जाता है वो किसके साथ देखा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये चूज गलत करा गया है, यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह आना चाहिए कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को और बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। A competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex. बिल्कुल सही। In a competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme. सही है। The competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of an enzyme substrate complex. Correct. The presence of a competitive inhibitor decrease the Km of the enzyme for the substrate. अब Km की बात करी जा रही है यहां पे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। मैंने आप सभी को एक चीज बता रखी है, आपको जो ध्यान रखनी है, वेट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा क्लीन कर दूं। देखो, इस क्वेश्चन के लिए जब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की, तो 4 तरीके के इनहिबिटर्स होते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, इन सभी के बीच में डाल लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। एक होता है मिक्स्ड इनहिबिटर, और एक होता है अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो इसमें से अगर हम केएम की बात कर रहे हैं तो इसमें होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर केएम को इंक्रीज करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव डिक्रीज करते हैं। ये कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट रखेंगे, ये इंक्रीज करेंगे केएम को और ये डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर केएम की बात करी जा रही है तो केएम के केस में होगा इंक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज। केएम के केस में क्या होगा, इंक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज। अगर 5 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर कभी भी फ्यूचर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि केएम के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी एंजाइम का केएम ज्यादा है और अगर वो आपसे पूछ ले कि केएम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो कौन सा इनहिबिटर है, तो वो आपसे पूछ सकता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज भाई 2 में होता है, एक तो कॉम्पिटिटिव होता है, एक मिक्स्ड में होता है। मिक्स में बेसिकली डिक्रीज भी होता है, ठीक है। अगर ओनली भी पूछ ले, ओनली केएम इंक्रीज, तो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात कही जाती है एंजाइम के रिगार्डिंग, अगर केएम इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा केएम इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एफिनिटी के। मतलब एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट से बाइंडिंग एफिनिटी जो है, मतलब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से किस तरीके से बाइंड हो रहा है, उसकी एफिनिटी रिड्यूस होती जाएगी जब जितना ज्यादा केएम होता जाएगा, क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मे बी, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना है। सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस पूरे पीवाईक्यूज की सीरीज में जो हमने यूनिट ली थी, यूनिट 3, इस पूरी सीरीज के अंदर में, पूरे लेक्चर के अंदर में, कि सबसे ज्यादा जो है वो मैच द फॉलोइंग्स आते हैं इस यूनिट में से, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग से लिंक है बेसिकली। सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमेयर सेपरेट नहीं होता, बट क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। हाँ, कौन सा, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट की बात करी जा रही है, एनाफेज सेकंड की नहीं। अगर एनाफेज सेकंड होता तो यहां पर क्या हो जाता, डिवीजन हो जाता, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, तो ये होगा आपका बैचिडी। तो फटाफट से देख लो, डी का 4th और सी का 5th। डी का फोर्थ इसमें इन तीनों में, एंड सी का 5th। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा जो अभी हमने सीरीज डिस्कस करी है, ये जो यूनिट 3 है आपकी, यूनिट 3, इस 3 में केवल मैच द फॉलोइंग्स काफी ज्यादा है, मैच द फॉलोइंग्स, और आपका सेल साइकिल और डिवीजन, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से, ठीक है ना। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं आपके सेल ऑर्गेनेल से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन्हीं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरीके से बने रहिए, प्यार दिखाते रहिए बायोनेक्टर्स को, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स। सो अगर किसी को भी फ्री कोचिंग चाहिए और बायोलॉजी एग्जाम, किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड किसी को भी कोचिंग चाहिए, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, दिस इज माई फोन नंबर, एंड प्लीज व्हाट्सएप ओनली, नॉट कॉल, ठीक है ना। व्हाट्सएप करना केवल, और कॉल मैं ज्यादातर किसी को उठाता नहीं हूँ। और आप चाहो तो मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरी मेल आईडी है rmo22345@gmail.com, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक पायरेक्सिया के बारे में, और जानेंगे कि पायरेक्सिया एक्चुअल में होता क्या है, और पायरेक्सिया की
जो हम पैरासीटामोल क्या होता है, ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे कि वो मेडिकेशन क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है, और उसका असर क्या होता है, और एक्चुअल में फीवर ये होता क्यों है, ये पेन जो है ये हमें होता क्यों है, पेन पेन की वजह क्या है, एक्चुअल इसका मैकेनिज्म क्या है पेन का। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पीवाईक्यू की सीरीज है ये ऐसे ही चलती रहेगी, 3rd मई तक हम आपके सारी चीजें कंप्लीट करा देंगे, जितने भी पीवाईक्यूज हैं 3rd मई तक। 3rd मई तक आपके फाइनली जो नीट का एग्जाम है उससे एक दिन पहले तक हम फाइनली आपके 10 ईयर्स रिगार्डिंग एवरी बायोलॉजी चैप्टर आपके 11th और 12th, तो ये कंप्लीट करा देंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए बायोनेटर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।